सप्लाई, ठीक है। मनी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए और ये आपको आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको आप इजी वे में मत लीजिएगा, ठीक है। इसको आप आराम से पढ़िए, ठीक है। छोटा चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इससे बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मनी को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। मनी इंट्रोड्यूस बाद में हुआ, उसके पहले एक सिस्टम था जिसको हम लोग बोलते हैं बाटा सिस्टम, ठीक है। बाटा सिस्टम क्या था, जिसको हम लोग हिंदी वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं या हिंदी वाले बुक में लिखा हुआ है इसको वस्तु विनिमय पद्धति। मतलब कि जब आप एक सामान लेंगे, ठीक है, बदले में आप उसको रिटर्न में क्या देंगे। मान लीजिए दो आदमी है, फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज बी, ठीक है। दो आदमी है, एक ए है और दूसरा है बी। ए को जरूरत है कि वो उसको राइस चाहिए, ठीक है। और इसके पास क्या है, व्हीट है। इसके पास है नहीं, बी के पास आपका क्या है, व्हीट है, ए के पास राइस है, ठीक है। सपोज कि इसके पास ए के पास राइस है, बी के पास व्हीट है, ठीक है। ए को जरूरत है कि उसको गेहूं चाहिए, उसको आटा चाहिए, उसको रोटी बनाना, तो वो क्या करेगा, वो बी से लेगा व्हीट और बदले में वो अपना राइस दे देगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कितने व्हीट के बदले में कितना राइस जाएगा। या सपोज आप सोच सकते हैं कि इसके पास व्हीट नहीं है, इसके पास मान लीजिए शूज है, जूते हैं, ठीक है, बहुत सारे बनाए हैं इसने। अब ए को चाहिए जूते, अब एक जूते के बदले में वो कितना राइस देगा। कोई मेजरमेंट इसका हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यही मेजरमेंट के प्रॉब्लम के कारण एक चीज दो बार काउंट नहीं हो जाए, इस प्रॉब्लम के कारण और फिर किसी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते आप बहुत सारे चीज़ों को लेके, तो इतने सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। मनी के इंट्रोड्यूस होने से पहले हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हम लोग को लेन देन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं था कि हम सामान को एक्सचेंज कर सके। जब आपके पास कोई मीडियम नहीं है तो लोगों ने दिमाग लगाया, ठीक है, पहले बड़े बड़े सिक्के चले, ठीक है, सोने के, चांदी के, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मतलब बदलाव आते आते हमारा पैसा आया, ठीक है। अब तो पैसा भी गायब हो गया है, अब तो ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बहुत सारा बदलाव हुआ। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, 1 मार्क्स में आपको बाटा सिस्टम भी पूछा जाता है, ठीक है। बाटा सिस्टम को भी आप बुक से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपली बाटा सिस्टम, जहाँ पर लेन देन में प्रॉब्लम हो रही थी, एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रही थी, किसी भी सामान को स्टोर करने में दिक्कत आ रहा था, ठीक है। आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर नहीं, क्या आप वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते, फ्रूट को स्टोर कर सकते, नहीं कर सकते। तो यही सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते करते हमारा मनी इंट्रोड्यूस्ड हुआ। पहले जो फॉर्म में था, पुराने फॉर्म में था, सिक्कों के फॉर्म में था, अब फिर करेंसी नोट्स आया, ठीक है। इस तरीके से हमारा मनी है। अब मनी, देखिए मनी का डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, आपको बाटा सिस्टम का भी डेफिनेशन पूछा जाएगा। मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा करवाती रही, तो मैं अभी भी करवा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मनी। मनी क्या है, मनी कुछ नहीं, एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। ये क्या है, किसी भी चीज को एक्सचेंज करने का एक मीडियम होता है, ठीक है। तो इसमें जनरली 4 फंक्शंस होते हैं, मैंने बारी बारी से बहुत बारी बताया है। 4 फंक्शन होते हैं मनी के। मनी का 4 काम है। एक तो ये मीडियम है, आप कोई भी सामान इससे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी सामान का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब आप दूध खरीदने के लिए गए, बदले में आप उसको एक जूता दे देंगे 1 केजी दूध, तो वो मेजरमेंट सही होगा, नहीं होगा। बाटा सिस्टम के टाइम में यही गलतियां हो रही थी। मनी के आने के बाद सब सारी चीज़ों का वैल्यू हम लोग को मेजर करने आ गया, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू प्रॉपर मेजर कर सकते हैं यहाँ पर मनी के टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप प्रोडक्शन करते हैं या फिर आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का सामान ले लिया,
ठीक है, आपने 10 लाख का सामान ले लिया, अभी लिया है, आप उसको 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे। ऐसा पॉसिबल सिर्फ मनी के इंट्रोडक्शन से हुआ। जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हो गया, ठीक है, उसका एक फंक्शन बन गया। मतलब कि अगर आप अभी सामान ले रहे तो आप उसको फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी के टोटल कितने फंक्शन हुए? 4। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है, फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। आप मनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसलिए इसका एक फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी आपको समझ में आ गया, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अगर हम बात करें मनी तो चलो हम लोग ने समझ लिया। अब मनी सप्लाई और उसका जो मेजर्स होता है M1, M2, M3, M4, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और ये आपके फ्यूचर स्टडी के लिए भी बाद में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बाद में भी ये आपको बहुत काम आएगा। मनी सप्लाई और उसके मेजर्स या कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, आप जो भी बोले, ठीक है। तो मनी सप्लाई की बात करते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है। टोटल वॉल्यूम मनी का जितना टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में। तो मनी का जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी इकोनॉमी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। इसकी कुछ कंपोनेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की अगर हम बात करें, या इसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, इसलिए ध्यान से पढ़िए कि इसमें M1, M2, M3, M4 ये चारों का जो भी फॉर्मूला है उसको आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें M1 की, मनी सप्लाई की सबसे फर्स्ट मेजर की M1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। M1 को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन मनी। और M1 का फॉर्मूला है करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ इसको ट्रांजैक्शन मनी क्यों बोलते हैं? इसमें करेंसी भी आते हैं, कॉइन्स भी आते हैं, ठीक है, पब्लिक विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट भी आते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक के, और अदर डिपॉजिट RBI के भी आते हैं। मतलब यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन आ जाता है। करेंसी, कॉइन्स जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी, RBI में डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी। तो M1 क्या है? ट्रांजैक्शन मनी। इसमें सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, करेंसी भी आ जाएगा, कॉइन्स भी आ जाएगा, जो बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक में। कॉमर्शियल बैंक आपको पता है ना, कॉमर्शियल बैंक छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जो कि हमारे सारे एरिया में फैले हुए, लेकिन जो RBI हम लोग का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा सेंट्रल बैंक एक अलग बैंक है, कॉमर्शियल बैंक अलग बैंक है। मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ाया है कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों, तो आप उसको अच्छे से उस मैक्रो इकोनॉमिक्स या मनी एंड बैंकिंग के वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा कॉमर्शियल बैंक, ढेर सारा कॉमर्शियल बैंक, लेकिन सेंट्रल बैंक एक ही होता है, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक का ही, कॉमर्शियल बैंक को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सेंट्रल बैंक को बोलेगा, लेकिन हमें पैसे डिपॉजिट करवाना, नॉर्मल पब्लिक लोग के लिए बना है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, लोन्स के लिए, ठीक है, और डिपॉजिट के लिए हमारे लिए है कॉमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक को कोई दिक्कत होगी तो वो कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ पैसे लेने होंगे तो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। M1 की अगर हम बात करें, M1 के अंदर अभी अब मैंने बता दें करेंसी कॉइन्स आ जाते हैं, डिपॉजिट्स आ जाते हैं इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक के भी डिपॉजिट आ गए, सेंट्रल बैंक की भी डिपॉजिट आ गए, ठीक है, RBI की भी डिपॉजिट आ गए। अगर हम बात करें M2 की, तो M2 के अंदर M1 आता है, ठीक है। M1 मतलब सब चीज, ये सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है, M1 भी आ गया, प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं वो भी आ जाता है, ठीक है। M3 की अगर हम बात करें, M3 में M1 आ गया, फिर से ये सब कुछ करेंसी, कॉइन्स, पब्लिक डिमांड डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक का, सेंट्रल बैंक का, सब चीज आ गया। M3 में M1 के टोटल कंपोनेंट्स आ गए, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, ठीक है।
नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। और अगर हम M4 की बात करें, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी या मेजर ऑफ मनी सप्लाई के फोर्थ मेजर की, इसमें M4 में क्या आ गया, M3 आ गया प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये जितने भी मैंने मेजर्स बोले हैं M1, M2, M3, M4, आप इसको डेली पढ़िए, ठीक है। इसमें आपको MCQs क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप इसको डेली पढ़िए। एक बार जब भी बुक खोले मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स एक बार देख लिए, ठीक है, उसको बोल लिए, या कभी आप काम करते हुए या कुछ और करते हुए भी आप एक बार बोल लीजिए कि इसके अंदर में ये कंपोनेंट्स है, इसके अंदर ये। इससे आपको क्या होगा, आप रिकॉल करते रहेंगे माइंड पे, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, मेजर्स थे मनी सप्लाई की, ठीक है। और मनी सप्लाई चैप्टर हमारा इतना ही छोटा सा चैप्टर है, पर इजी वे में मत लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और बाटा सिस्टम की मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी देखा था, तो ये चैप्टर को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कहीं पर आप अटक रहे हैं कोई क्वेश्चन में, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ।